हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है ये शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाम है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने कक्षा 9-10 में वगैरह बारे में पढ़ाई है परमाणु भार के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ इसके बारे में। वैसे तो परमाणु भार जो है वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर। परिभाषा क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट आ जाएगा सवाल का और आपको कहेगा कि ये किसकी चीज है या फिर किसके बारे में ये बताया गया है। चार ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, वो देखो। तो परिभाषा ये है, परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग या ऑक्सीजन 16 के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। कहने का मतलब है कि परमाणु भार को सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा बताऊं कि परमाणु भार को मैं कैसे देखता हूं। तो परमाणु भार बात करता है परमाणु के बारे में। तो परमाणु क्या होता है दोस्तों? परमाणु हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं हैं। कक्षाओं में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? परमाणु के नाभिक में होती हैं दो चीजें। एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इन्हीं का जो भार है वो पूरे परमाणु के भार के लगभग बराबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार बहुत नगण्य होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के बराबर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर परमाणु के भार को नाभिक के भार के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कह देते हैं कि जो नाभिक का भार है वही हमारे परमाणु का भार है, कंपेयर के रूप में। लेकिन वास्तविक परिभाषा है वो ये वाली है। इससे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि परमाणु का जो भार होता है वो निरपेक्ष होता है कि सापेक्ष होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, परमाणु का जो हम भार निकालते हैं वो कैसा होता है बच्चों? सॉरी दोस्तों, ये होता है सापेक्ष। ध्यान रखना, निरपेक्ष नहीं होता है। किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा हमेशा और हमेशा। अब कुछ एग्जांपल है हमारे पास। है जो चीज होती है कि जो इकाई होती है परमाणु भार की वो क्या होती है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। अब पेपर में इससे क्या सवाल बनने की संभावना है कि एक एएमयू की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को, एक एएमयू किसके बराबर होता है? ये होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। बन सकता है सवाल। आपको ध्यान रखना है कि एक एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, वो इतनी होती है। इसके बाद अब यहां से कैसे सवाल बनेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। कुछ एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम का भार कितना होता है? 24 होता है। पोटेशियम सॉरी हमारे फास्फोरस का है 31, पोटेशियम 39, कैल्शियम का 40 होता है। अब बात करें क्लोरीन की। अभी मैंने आपको बोला है कि नाभिक के अंदर दो चीज है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके भार के बराबर है। तो ये पॉइंट कहां से आ गया? क्या हमने आधा प्रोटॉन काट के डाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो ये फ्रैक्शन हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं। और समस्थानिक जो होते हैं, मान लें कोई तत्व है, जैसे क्लोरीन है मेरे पास। क्लोरीन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? एक तो है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। अब हम अगर इनकी बात करें तो इन दोनों का हम परमाणु भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दो समस्थानिक हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं इनके औसत परमाणु भार के बारे में। तो औसत परमाणु भार किस चीज का परमाणु भार निकालेगा? वो निकालेगा समस्थानिकों। कोई तत्व है उसके समस्थानिक हैं, हम उन समस्थानिकों को क्या करेंगे? औसत निकालते हैं, औसत परमाणु भार। तब पता लगता है कैसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है? समस्थानिक है। तो हम क्या काम करते हैं? समस्थानिक, मान लिया मेरे पास समस्थानिक है 3। पहला समस्थानिक है ए, दूसरा है, इसको मैं कहता हूं ए, ये बी और ये है सी। ठीक है। इसका परसेंटेज है एक्स, इसका परसेंटेज है वाई और इसका प्रतिशत है जेड। अभी कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? तो ये कुछ नहीं लिखा है, मैंने बोला है जैसे ये है, ये मेरे को कितना मिलता है प्रकृति में? लगभग 75। ये कितना होता है? 25%। तो अब जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उससे आप इजीली क्या कर सकते हो? औसत परमाणु भार निकाल सकते हो। ये पेपर में आने लायक सवाल है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग औसत परमाणु भार, उसको हम यहां पर देखते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, औसत परमाणु भार, परमाणु भार बराबर होता है, ये होता है
इससे ही कर लेते हैं, a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई, और यहां पर आएगा प्लस c इंटू जेड। डिवाइड किससे करेंगे, इनके जो प्रतिशत होता है उससे ही डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करेंगे हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड, तो ऐसे निकालते हैं। अब जिस ये वाला एग्जांपल है इसको देखते हैं। तो ये है मेरे पास C क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये कितना है 75% और ये है 25%। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास या फिर औसत परमाणु भार क्या होगा, तो ये हो जाएगा औसत परमाणु भार बराबर, इसका परमाणु भार कितना 35 गुना 75 प्लस ये होगा 37 गुना 25 और डिवाइड किससे कर देंगे 75 प्लस 25 कितना हो गया 100। ऐसे हम लोग किसी का भी, अब इसको आप लोग जब करोगे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 35.5 आ जाएगा। आप इसको करके देख लेना। तो सबसे पहला टॉपिक परमाणु भार देख लिया आपने, सापेक्ष निकाला जाता है। स्टेटमेंट अगर बन गया कि परमाणु भार को हम कैसे निकाल सकते हैं, सापेक्ष निरपेक्ष दोनों कोई नहीं, तो हमेशा सापेक्ष निकाला जाता है परमाणु भार। औसत परमाणु भार क्या होता है, कोई तत्व के समस्थानिक है तो हम उन समस्थानिकों का जो परमाणु भार है वो कैसे निकालते हैं, तो उसको हम औसत निकालते हैं। उनका कितना है वो, उसका भार कितने प्रतिशत है, प्लस ये कितना है उसका कितना परसेंट, टोटल डिवाइड कर देंगे परसेंटेज से 100 से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अब अणुभार के बारे में। अणुभार क्या होता है, तो अणु किससे मिलके बनता है, अणु मिलके बनता है परमाणुओं से। तो जो परमाणुओं के भार होंगे उनको अगर हम जोड़ दें तो उनसे अणु का भार निकलेगा। जैसे किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग ही अणुभार कहलाता है। जैसे मेरे पास है यहाँ पर CH4 मैथेन बोलते हैं इसको। अगर मेरे को इसका अणुभार निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, तो कार्बन का जो परमाणु भार है कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है कितना हो जाएगा 4 गुना 1 यानी कि 4, तो 4 और 12 कितने हो गए 16। इसी प्रकार H2O जल होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, 2 गुना 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है कितना हो गया 16, तो 16 और 2 कितने हो गए 18। इसी प्रकार हमारे पास है 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और ये है O6 6 ऑक्सीजन। ये या तो ग्लूकोज होगा या फ्रक्टोज, दोनों में से कोई सा एक होता है ये वाला। तो यहां पर निकाल लेंगे 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 6 गुना 16, इसको करेंगे तो 12 6 हो गया 72 प्लस 12 और ये हो गया 16 6 16 पंजे हो गए 80, 16 6 हो गए 96। तो जोड़ो 6 और 2 और 2 8 2 10, 0 80 लगा 1 और 9 10, 10 और 1 11 और 7 18, तो 180 आ गया इसको। ऐसे ही यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस कार्बन का है 12, 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुना 16, तो 16 थे 48, 48 और 12 60, 60 और 40 हो गए 100। इसी प्रकार है C2H5OH, एक कार्बन 2 है तो 2 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन है 6, 6 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो निकालेंगे आएगा 12 दूनी 24, 24 और 6 हो गए 30, 30 और 16 हो गए 46, ये आ गया हमारे पास। तो इतनी जल्दी मैं कैसे निकाल पाया इसको, मैं इसको निकाल पाया क्योंकि मेरे परमाणु भार याद थे। तो दोस्तों आपको परमाणु भार याद करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं 1 से लगा के 20 तक के याद कर लो। कैसे मैं बताता हूं आपको, फटाफट आप इसको 10 बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बाद आएगा सोडियम, सोडियम के बाद आ जाएगा अपना कौन सा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम। तो इसका है 1 4
7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39 और ये 40। 4 बार 5 बार पढ़ के देखते हैं। अभी याद करा दूंगा आपको। 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39, 40। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम के बाद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। दोबारा 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39, 40। अगर आपकी याद है तो आप तुरंत बना डालोगे। देखो कैसे। मैं लिखता हूं H2SO4, इसका निकालना है हमको अणुभार। कैसे निकाल लेंगे? तो देखो, हाइड्रोजन का एक होता है, एक का दो है तो दो, तो 2 प्लस सल्फर कितना होता है, याद कर रखा है ना हमने, 32 प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 4 गुना 16, तो 16 चौका 64, 64 ये हो गया और 34 ये हो गया, ये हो गया 98। ऐसे आप लोग इजीली अणुभार निकाल सकते हैं। देखो, अणुभार निकालना जरूरी है। रीजन क्या है, अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर में टॉपिक पढ़ेंगे, नाम है मोल। मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट ईयर जो लास्ट पेपर हुआ था 2021 में, 3 सवाल बने थे उसके, डायरेक्ट सवाल मोल के। तो मोल निकालने के लिए ये बहुत जरूरी है आपको याद होना। तो आप इनको 10 बार लिखिए, 10 बार किसी को सुनाइए, आप इनको इजीली याद कर लोगे दोस्तों। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर अब मोल अवधारणा के बारे में। ध्यान से समझना है आपको एक एक पॉइंट, क्योंकि लास्ट पेपर में 3 सवाल थे। ध्यान से समझेंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे, कंसेप्ट वही रहता है, संख्याएं बदलती हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, समझना है इसके बारे में। इसके बाद हम थ्योरी पढ़ते हैं पहले, फिर इसके सवाल लगाते हैं, तो आपका ये पक्का हो जाएगा। जो ये वीडियो है, इस वीडियो से कम आप लोग 5 नंबर गेन करो। 5 क्वेश्चंस, नंबर तो ज्यादा हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस गेन कर पाओगे। वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। चलते हैं। मोल अवधारणा। मोल है क्या? मोल वास्तव में हमें किसी भी पदार्थ के अंदर अणु या परमाणुओं की संख्या के बारे में बताता है। जैसे ये है, अगर मैं इसको लोहे का मान लूं, आयरन का, तो इसके अंदर कितने परमाणु हैं मैं उसको बता सकता हूं। इसका वेट करके मैं इसके अंदर परमाणुओं की संख्या बता सकता हूं। तो देखते हैं कैसे। तो किसी भी पदार्थ में अणु या परमाणुओं की संख्या ही की माप जो होती है उसकी, वो मोल कहलाती है। मोल वास्तव में एक संख्या होती है। क्या? मोल पदार्थ में अणु परमाणु की निश्चित संख्या होती है, जिसे अवगाद्रो संख्या कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Na से। अवगाद्रो संख्या को Na से प्रदर्शित करते हैं। कितना होता है इसका मान? इसका मान होता है 6.022 और 10 की घात 23। इसके बाद मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इस संख्या के ऊपर भी सवाल बना हुआ है। मोल का फॉर्मूला क्या है? पदार्थ का भार, कोई भी पदार्थ है उसका भार हमें निकाल लेना है किसमें? ग्राम में। और उसी पदार्थ का अणुभार, या उसका अगर वो परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणुभार लेना है हमें। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे। आप भी करोगे। अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। 5 पॉइंट को हम यहाँ पे सवाल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है n मोल अणुओं या परमाणुओं की संख्या अगर हमें बताना है तो कितनी होती है? n इंटू Na। अब मैंने क्या लिख दिया? एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है मेरे पास कि भाई मेरे पास क्या है, 2 मोल H2O है, 2 मोल जल के अणु है,
तो अगर मैं संख्या निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? तो संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन। एन क्या है? मोल। एन क्या है? अवगाद्रो। मोल कितने हैं यहाँ पे? 2 गुना 2n यानी कि 2 गुना 6.022 और 10 की पावर 23। इतनी संख्या में जल के अणु आ जाएंगे मेरे पास। तो पहला, आई होप ये समझ में आया। एक और देखते हैं। जैसे मेरे पास है 10 मोल CH4, 10 मोल CH4 है। संख्या बतानी है CH4 की। तो CH4 के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 गुना Na, यानी कि 10 गुना 6.022 10 की पावर 23 करेंगे तो 6.022 10 की पावर 24। इतने अणु आएंगे किसके? CH4 के 10 मोल में। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। दूसरा पॉइंट देखते हैं। पदार्थ का भार जो होता है, अगर हमें किसी पदार्थ का मोल दे रखे हैं, अणुभार दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? पदार्थ का भार। जैसे यहीं पे लगाते हैं, जैसे हम करते हैं यहाँ पे 10 मोल ऑक्सीजन O2, 10 मोल ऑक्सीजन का भार ज्ञात करना है हमें। तो 10 मोल ऑक्सीजन का भार कैसे ज्ञात करेंगे हम दोस्तों? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोलों की संख्या कितनी दे रखी है। मोलों की संख्या है हमारे पास 10। O2 का अणुभार, O2 का अणुभार कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितनी है? 2। 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 16 यानी कि 32। ठीक है। तो पदार्थ भार या फिर O2 का भार आ जाएगा। देखो O2 का भार ये होगा मोल गुणा अणुभार। मोल कितने हैं? 10। अणुभार कितना है? 32, यानी कि 320 ग्राम। कहने का मतलब है कि 10 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितना भार होगा? 320 ग्राम। भार मतलब वही द्रव्यमान की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आया? दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा, एन अणुओं में मोल। अब ये क्या है? एन अणुओं की मोल की बात करें, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो अणु है मेरे पास, वे हैं, मान लिया 10 की घात 10 की घात 30 कर लो। 10 की घात 30 अणु हैं। किसके? ये अणु है मेरे पास दोस्तों हाइड्रोजन के। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 10 की पावर 30 है मान लिया। यहाँ पर मेरे को मोल निकालने हैं। तो एन अणुओं में मोल निकालने का तरीका क्या होगा? अणुओं की संख्या डिवाइड अवगाद्रो संख्या। तो H2 के मोल क्या हो जाएंगे? H2 के मोल हो जाएंगे H2 के अणुओं की संख्या डिवाइड Na। अणु कितने हैं? ये है अणु हमारे पास 6.022 10 की पावर 30। Na क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये होता है 6.022 10 की पावर 23। ये मैंने संख्या इसलिए ली है जिससे कि जल्दी कट जाए, ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। इससे कट जाएगा, ये पावर जाएगी, तो 10 की घात 30 माइनस 23 यानी कि 10 की घात 7 मोल आ जाएंगे किसके? H2 के। आई होप ये बात आपके समझ आ गई है कि अगर हमें कोई संख्या दी हुई है तो उस संख्या से हम मोल कैसे निकाल सकते हैं। उस संख्या को ऊपर रखो और डिवाइड करो किससे? Na से। Na मतलब अवगाद्रो संख्या। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? एक मोल। अभी यहां पर जो मैंने ये 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, हालांकि सभी के अंदर चलेंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से जो ठोस होते हैं उनके मोल निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अभी मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं बताया है, पहले इसका यूज देखते हैं हम, उसके बाद फिर ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी ये क्या है इसको देखते हैं। अच्छा आप लिखोगे भी, कोई बात नहीं, पॉज करके लिख लेना इसको आप। अभी हम यहां पर इस फॉर्मूले को देखते हैं क्योंकि इसका यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकालते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 400 ग्राम
NaOH के मोल ज्ञात करो। अब 400 ग्राम NaOH के मोल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो मोल निकालने का तरीका, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार कितना है? 400 ग्राम डिवाइड। अब अणुभार जो होता है NaOH का, अब देखो अणुभार निकालना तो आपको सीखना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 1 से 20 तक के तत्व हैं उनका आप अणुभार, उनके जो परमाणु भार हैं उनको याद कर लो, डिवाइड कर लो। 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39, 40 ऐसे याद करना है भाई। सोडियम कितना होता है? यहां भी निकाल लेते हैं। NaOH, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया? 40। तो 40 ग्राम पर मोल। अणुभार किसमें होता है? ग्राम पर मोल। ऐसे ही परमाणु भार भी ग्राम पर मोल में। तो 40 काटेंगे, ग्राम से ग्राम कटा तो ये हो गया, ये कट जाएगा 10 टाइम, तो 10 मोल आ जाएगा किसके? NaOH के। तो 400 ग्राम NaOH में 10 मोल होते हैं। ठीक है, और देखते हैं जैसे जल है H2O मैंने ले लिया 540 ग्राम। 540 ग्राम H2O है मेरे पास, के मोल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तरीका वही है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब इसका जो भार है वो कितना है? 540। अणुभार कितना है दोस्तों इसका? अणुभार है मेरे पास, इसका निकालना पड़ेगा। H2O याद करो दोस्तों, याद करना बहुत जरूरी है। तो 2 + 16 यानी कि 18। 18 ये ग्राम था, ये ग्राम पर मोल। तो इससे काटेंगे 18 × 54 यानी कि 30, ग्राम से ग्राम गया 30 मोल। तो 540 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं? 30 मोल होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रकार से इसके सवाल बन सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीख लिया है? ये वाला पॉइंट सीख लिया, ये वाला सीख लिया, ये वाला सीख लिया और ये वाला सीख लिया। अभी 2 पॉइंट बचते हैं, इनको अब देखते हैं हम दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल हैं मोल अवधारणा संबंधित। ये सवाल हैं लगभग 7-8 सवाल हैं। इनको आपको ध्यान से, जो मैंने कंसेप्ट अभी सिखाने की कोशिश की है आपकी, उसके बिहाफ पे आप इनको करके देखिए। पॉज कर दी वीडियो और उसको करके देखिए। कर लिया? अब मैं देखता हूं। सबसे पहला आप मैच कर लीजिएगा। 10 ग्राम NaOH मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोल बराबर होगा भार बटे अणुभार। भार कितना है दोस्तों यहां पर? इसका भार है 10 ग्राम। अणुभार कितना होता है NaOH का? 40। आप इसको काट दोगे तो आएगा 1/4 या फिर 0.25। इतने मोल आ जाएंगे किसके? NaOH के। अगला सवाल है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर भी बोलते हैं, और जो चौक होती है ना उसका फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। अब तो 20 ग्राम CaCO3 का हमें क्या निकालना है? मोल निकालने हैं। तो इसका जो भार है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। तो यहां पर कितना है भार इसका? 20। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, जो CaCO3 है इसका अणुभार कैसे निकालोगे आप लोग? तो दोस्तों वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसका होता है 40, 12 और 16 × 48 यानी कि हो गई 48, 60, 100। तो ये ग्राम है, ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, ये हो गया 1/5। 1/5 मोल यानी कि 0.20 मोल होते हैं किसके? यहाँ पर CaCO3 के। अगला सवाल है निम्न की ग्राम मात्रा ज्ञात करो। 0.1 मोल ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? C6H12O6। कितना होता है? 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16। ये हो जाएगा 12 × 6 = 72 प्लस 12 प्लस 16 × 6 = 96। तो ये आएगा 6, 4, 10, 0, 9, 1, 10, 7, 17, 1, 18, 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा।
अब हमें निकालना है ग्राम में मात्रा। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है भार बटे अनुभार। फॉर्मूला वही लगेगा, मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। तो भार बराबर आएगा मोल गुणा अनुभार। मोल कितना दिया हुआ है? 0.1। अनुभार कितना? 180। निकाल लो। ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 180, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10, 0 आ गया 18। तो 18 ग्राम वजन होता है 0.1 मोल ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। अगला सवाल, 3 मोल एसिटिक अम्ल, इसका भार ज्ञात करना है। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? CH3COOH। एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं बहुत सारे फॉर्मूले की लिखूंगा आपको, नाम और फॉर्मूले। सवाल बने हुए हैं कुछ इस प्रकार के, तो नाम फॉर्मूले वहां पर हम लोग देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3 मोल एसिटिक अम्ल का भार देखते हैं कितना आएगा निकल के। अभी मेरे को इसका चाहिए अनुभार। मोल तो दे रखे हैं। कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2, यानी कि 2 गुना 12, प्लस हाइड्रोजन है 3 और 1 4, तो 4, प्लस ऑक्सीजन है 2, तो 2 गुना 16, तो आएगा 12 दूनी 24, प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, 8 और 2 10, 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, कितना आ गया? 60 आ गया। अब हम लोग यहां पर क्या काम करेंगे? ये है हमारे पास भार। तो भार बराबर आएगा मोल गुना अणुभार। मोल कितना है हमारे पास? 3, अणुभार है 60, कितना हो गया? 180। ठीक है दोस्तों, तो 180 ग्राम वजन होता है किसमें? 3 मोल एसिटिक अम्ल में। अब 16 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो यहां पर 2 पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बाद ओजोन का अणुभार पता होना चाहिए, तब जाके हम, अब क्योंकि सवाल में ऑक्सीजन परमाणु कहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन। तो जो ओजोन है दोस्तों हमारे पास, ओजोन होता है O3, यानी कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन हैं? 3। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन हैं? 3 हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं? सबसे पहले ओजोन के मोल निकाल लेते हैं, उससे ही हम इजीली क्या निकाल पाएंगे? ऑक्सीजन के अणु। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ओजोन के मोल। तो मोल बराबर होगा भार बटे अनुभार। भार कितना दिया हुआ है? 16। अणुभार कैसे निकालोगे ओजोन का? तो ये होगा 3 गुना 16, 16 3 यानी कि 48, तो ये हो जाएगा 48, यानी कि ये हो गया, कट गया सीधा सीधा, 1/3 आ गया। तो 1/3 मोल क्या है मेरे पास? ओजोन। एक अणु O3 में ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 3। एक ओजोन में कितने हैं? 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो मेरे पास कितने मोल है? 1/3 मोल। तो 1/3 मोल O3 में ऑक्सीजन परमाणु कितने हो जाएंगे? 1/3 गुना 3। ये ध्यान दे देना। एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु, परमाणु, अणु नहीं, परमाणु, अकेले की बात कर रहा हूं मैं। तो 1/3 मोल में कितने हो जाएंगे? 1/3 गुना 3। समझे? नहीं समझे? दोबारा देखो। एक ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन परमाणु, एक में 3 है। 1/3 में कितने होंगे? 3 गुना 1/3, यानी कि 1। तो यहां पर आ जाएगा 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 6.022 10⁻23। इतने हैं क्या? ऑक्सीजन के परमाणु। किसमें? 16 ग्राम ओजोन में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 18 ग्राम ग्लूकोज में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। अभी हमने निकाला था, इसका अनुभार कितना आता है? वो आता है 180।
तो 18 ग्राम ग्लूकोज में ऑक्सीजन बताने हैं। सबसे पहले मोल निकालते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज के मोल आ जाएंगे दोस्तों, भार बटे अणुभार, भार कितना है 18, अणुभार कितना है 180, यानी कि 1/10 मोल आ गए किसके, ग्लूकोज के। अब सिंपल देखते हैं। सबसे पहले एक अणु ग्लूकोज C6H12O6 में ऑक्सीजन परमाणु आप खुद बताओ कितने हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 6। एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 6 परमाणु। एक अणु में 6 हैं। मोल कितने हैं, 1/10 मोल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.1 मोल, या तो 0.1 मोल कह दो या 1/10 मोल, बात तो वही है। एक में कितने हैं, इतने, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, मोल में हो जाएंगे 6 गुना 0.1 मोल ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 0.6 मोल ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है दोस्तों, तो इतने मोल। अब आप क्या काम कर सकते हैं संख्या निकालने के लिए, 0.6 इंटू 6.022 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक सवाल और है, उसको देखते हैं दोस्तों हम लोग। 4 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, थोड़ा सा अलग सवाल है, कैसे करेंगे आप लोग इसको। हर सवाल का कंसेप्ट वही है, निकलेगा ऐसे ही। देखो अभी तक जो सवाल आए हैं, अभी ये सवाल जो है मैं थोड़े से एक कदम आगे के हैं। इन सवालों करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। जब भी इस तरह की संख्या निकालने के लिए सवाल आए, आप लोग सबसे पहले मोल निकाल लो, उसके बाद अगला काम होता है। सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, तो मोल बराबर क्या आएगा दोस्तों, भार बटे अणुभार, भार कितना है इसका 4, अणुभार कितना होता है CH4 का, ये होता है 16, निकाला था हमने। 12 किसका, कार्बन का, और 4 होता है हाइड्रोजन, तो 16 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा 1/4 मोल। अब सबसे पहले देखते हैं CH4 में, एक अणु CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे। CH4 कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन किसके बराबर है, जितने इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। इसका मतलब ये है कि 6 ही प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन, इसमें कार्बन में, तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। आगे मैं इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। जब सारी वीडियोस कंप्लीट होंगी तो कंप्लीट 63 सवाल हम कर पाएंगे केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले 6 तो हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 में कितने हो गए 4, तो 6 और 4 कितने हो गए, यानी कि 10। तो हमारे पास यहाँ कितने आ गए, एक अणु CH4 में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एक अणु में 10 हैं। मेरे पास क्या है मोल, 1/4 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1/4 गुना 10, इतने मोल, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 5/2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। समझ पाए आप लोग, भाई 10/4 था, मैंने किससे काट दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 और ये 5, यानी कि 5/2 मोल इलेक्ट्रॉन। संख्या निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए आप, 5/2 गुना 6.022 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, 4 ग्राम CH4 में। ठीक है दोस्तों, लास्ट सवाल करते हैं अपनी वीडियो का। देखो दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 10-10 बार लिख लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल क्या है, 30 ग्राम एसिडिक अम्ल में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले काम वही करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या निकाल लेंगे। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार कितना है 30,
एसिटिक अम्ल क्या होता है बताया था ना, CH3COH बाहर कितना आता है 60, यानी कि मोल कितने आ गए 1/2 मोल। अब यहां पर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेंगे एक एसिटिक अम्ल के अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। तो एक अणु एसिटिक अम्ल में ऑक्सीजन परमाणु कैसे बता पाओगे आप, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो, CH3COH कितने दिखाई दे रहे हैं 2, तो कितने होते हैं ये 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, किसमें एक अणु एसिटिक अम्ल में। तो एक में 2 है, मेरे पास कितने मोल हैं आधा मोल, आधा मोल एसिटिक अम्ल में ऑक्सीजन परमाणु कितने हो जाएंगे 1/2 गुणा 2 मोल, कितना हो जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु। 1 मोल कितना होता है वही 6.022 10⁻23, इतने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं किसमें 30 ग्राम एसिटिक अम्ल। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। मेरा वादा है आप लोगों से, जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो आप लोग 60+ क्वेश्चंस कर पाओगे। कोशिश तो मेरी पूरे के पूरे की है 63 की, लेकिन 60 सवाल आप कर पाओगे, बशर्ते आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में वीडियो लाऊंगा, उसमें अभी थोड़ा बचा हुआ है मोल, उसको कंप्लीट कराने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।